नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। आज हम जानेंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई और पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं, स्वरूप क्या है और पुनर्जागरण के कारण क्या थे जिस कारण से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, विस्तार से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। ध्यान रखें, यदि अगर उसमें कोई आपको कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भी भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन, अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। तो बहुत पहले की बात है, जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे सभी मानव का विकास से अपने तरीके से जी रहे थे। सब कुछ अच्छा था। प्राचीन काल की बात करें तो सब कुछ अच्छा था। प्राचीन काल में स्वतंत्र विचार, बौद्धिक, तार्किक जो भी था, पूरी तरह से आदमी मानव अपना विकास कर रहा था। उसी के बाद स्टार्ट होता है मध्यकाल, जिसमें से सामंतवादी और धर्मांध और अज्ञानता और धर्म का बोझ लादा गया, थोपा गया, जिससे व्यक्ति मानव का स्वतंत्र विकास नहीं हो सका, जिसके कारण नई खोज हो सकी। व्यक्ति उसके विकास में अवरुद्ध हो गया। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल को उन्नति काल कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ही सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे महान वैज्ञानिकों ने, महान विचारधारक ने, महान दार्शनिकों का जन्म हुआ था। उन्हीं का काल था जिसका उन्नति काल कहते हैं। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल की जो स्टार्टिंग हुई 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, मध्यकाल में ही सारी चीज़ें बुराइयों का स्टार्ट हो गया और पूरी तरह से लिप्त हो गई बुराइयों से मध्यकाल, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था हो गई, धर्म का ज़्यादा बोलबाला हो गया, जिसमें से लोग लौकिक न हो के परलौकिक हो गए। मानो फिर जानो जैसे कहानी हो गई, जो कि आगे चल के पुनर्जागरण में यही उल्टा हो जाएगा। पहले जानो फिर मानो। आई होप कि जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। और आधुनिक युग की बात कि आधुनिक युग में जो व्याप्त बुराइयां थी, मध्यकाल के अंत में उन बुराइयों को अंत करते हुए नए काल की शुरुआत हुई, जिसे हम आधुनिक काल या उसको जागृत काल के नाम से भी जानते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। सोए हुए व्यक्ति का इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति सोया है तो जागे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के विचार, तार्किक दृष्टिकोण से व्यक्ति को में विचार को जागना और अपने विकास की ओर अग्रसर होना ही जागरण की बात करें कि जागरण का ये फ्रांस से लिया गया शब्द है। फ्रांस का है रेनेसा और उसका अर्थ है फिर से जागना। तो ये जानेंगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कारण थे पुनर्जागरण के। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि पुनर्जागरण के बीच परिवर्तनों का पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ 14वीं शताब्दी लेकर आज तक आधुनिक युग तक माना जाता है।
और व्यक्ति के भौगोलिक अन्वेषण, सामंतवाद की अवनति और धर्म के क्षेत्र में तार्किक दृष्टिकोण। ऐसा नहीं कि भगवान ही सब कुछ, ईश्वर ही, उसमें से आपको तार्किक करना है, उसमें तर्क लगाना है। अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए हमें जानना है। और पुनर्जागरण के कारण क्या थे? तो कोई ये पुनर्जागरण आकस्मिक घटना नहीं है, कोई प्रलय नहीं है, जैसे कि कोई अचानक आकस्मिक घटना घटित हो जाती। यह कई सदियों से चला आ रहा अंधकार का युग, जिसमें हमने ज्ञान के प्रकाश से उसको जागृत किया, उजेला किया उसमें। यही पुनर्जागरण है। और क्यों हुआ? उसके कारण था धर्म युद्ध। धार्मिक शताब्दी की उस टाइम की बात करें तो उसमें से यूरोप, हमारा यूरोप था जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दोनों में बटा हुआ था। तो क्या हुआ कि और वहाँ पर कुछ ईसाइयों के धर्म स्थान भी थे, क्योंकि अरबी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा हो गया, साम्राज्यवाद विस्तार कर रहे थे अपना, कहीं ना कहीं ये आज भी चला आ रहा है, पहले भी यही चला आ रहा था कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कहीं ना कहीं किसी की संपत्ति पर कब्जा, आक्रमण करना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अरबियों के बाद जब बोलबाला होता है तुर्कों का, ये अरबों का था, ईसाइयों की धर्म भी होती थी, इनमें कोई जुल्म नहीं होते थे। लेकिन जब तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया, कब्जा किया, तो ईसाइयों के धर्म यात्राओं में जुल्म होने लगे, बहुत सारी परेशानियां होने लगी, जिसके कारण से ये पुनर्जागरण अग्रसित हुए और अपने स्वतंत्रता की बात की, जिसमें से कुछ लोगों ने फ्रांस की ओर, जर्मनी की ओर और इटली की ओर नए भौगोलिक क्षेत्र से पलायन किए और अपने ज्ञान को प्रसारित किया कई प्रकार से। और धर्म युद्धों के दौरान ही व्यापारियों का जेरूसलम और एशिया माइनर में जाकर बस गए। फिर यहाँ से विश्व के अनेक देशों में पहुंचकर उन्होंने अपने नवीन ज्ञान का प्रकाशन किया। और धर्म युद्ध में से ईसाइयों की असफलता तो हुई, लेकिन कई चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर की, जिससे नवीन मार्गों की खोज हुई और अपने विवेक से अनेक राष्ट्रों में ज्ञान का प्रकाशन किया। कुस्तुनिया का पतन, दोस्तों, यूरोप और एशिया के मध्य में कुस्तुनतुनिया एक मेलन स्थल था, जिसे यूरोप वासियों और एशिया के मध्य में क्या होता था, विचारों, जिस कारण से लोग एक दूसरे को समझ पा रहे थे, व्यापार करने में आसानी होती थी। तो तुर्कों का आक्रमण हो गया, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर मार्ग अवरुद्ध हो गए और मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण लोगों के व्यापार करने में असमंजस, और इस कारण से उन्होंने नवीन मार्गों और पुनर्जागरण की ओर, नवीन चेतना की ओर अग्रसर हुए। और यही कागज एवं मुद्रण तकनीक का आविष्कार, उसी टाइम पे इन्होंने यूरोपवासी जो भी थे, अरबों से एक टेक्निक सीखी थी कागज बनाने की। कागज बनाए जिसमें से ईसाइयों में जैसे भगवान या ईश्वर बताया जाता था, लेकिन जो विद्वान थे उन्होंने ज्ञान को पुस्तकों में प्रकाशित किया और बताया कि मानव की चेतना
मानव को मानसिक विकास, सभी चीज़ें जो लौकिक परलौकिक का जीवन था उसको लौकिक बताया, और उन्होंने उसमें कहा, और उस जो पुस्तकें जो प्रकाशित की उसमें जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ये था कागज एवं मुद्रण तकनीक का आविष्कार। और उसमें से एक इस प्रकार था कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है, सत्य सत्ता की पुत्री, सत्य जो है सत्ता की पुत्री नहीं है अपितु काल की पुत्री हो गई थी, ऐसा बताया गया था। कुलवई खां का दरबार ये मध्य एशिया में लगने वाला दरबार था, जो कि एशिया मध्य में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसका दरबार पूर्व और पश्चिम के विद्वानों का मिलन स्थल था। मंगोल दरबार में पोप के दूतों का और पेरिस, इटली, चीन के दस्तकारों और भारत भी अपने अपने बौद्धिक दृष्टिकोण, तार्किक ज्ञान सभी सभा पे करते थे। जो जिसके पास नई टेक्निक होती थी उसको बताते थे। तो यहाँ से लोगों को कुलवई खां के दरबार से नई टेक्निक बारूद के बारे में जानकारी मिली, जिससे वो रक्षात्मक ढंग से प्रयोग कर सके और यही पुनर्जागरण की ओर अग्रसित किया कि हमें मतलब अपनी आज़ादी क्या है, हमें स्वतंत्रता किस प्रकार से मिलनी चाहिए। इटली से ही इस प्रकार से हमने ये जाना कि पुनर्जागरण का कारण क्या थे। अब हम ये जानेंगे कि पुनर्जागरण की का स्वरूप क्या था, विशेषताएं क्या थी। मानववाद, इसके पहले क्या बताया जाता था, प्रचार किया जाता था सभी लोगों में कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर जो कुछ भी होता था। अगर किसी के हाथ में कला है, किसी को चित्रकारी है, कोई साहित्यकार है या कोई पोप है, तो ये बताया जाता था कि ये सारी चीज़ दी हुई जो प्राप्त हुई है मानव को, वह ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई। तो इसके बाद क्या हुआ, जब जागरण में तो लोगों में जो ये हुई मानसिकता, तो उसमें से मानववाद को श्रेष्ठ बताया जाने लगा। मानव के बारे में जानना, उसके विषय में गहराई से रुचि लेना मानववाद की ओर अग्रसित किया। ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखकर चिंतन करना। पुनर्जागरण काल के चिंतकों और विचारकों ने परलोक की बजाय एक परलौकिक न होकर लौकिक बताया। इस प्रकार से अगर मानववाद की बात की जाए तो मोनालिसा की मुस्कान, कोई वो एक सामान्य सी महिला जिसकी आज भी उसकी मुस्कान की चर्चा में है और विश्व प्रसिद्ध है। व्यक्तित्ववाद की बात करें पुनर्जागरण से तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिवाद है। इस काल में प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपलब्धियों का महत्व प्राप्त होता है। कोई चित्रकार होता है, कोई दार्शनिक, कोई फिलासफर या कोई वैज्ञानिक, तार्किक आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर तो उसके व्यक्तित्व में बताया जाए, समझाया जाए। उसमें से उस पुनर्जागरण चेतना ने व्यक्ति को उसके महत्व से परिचित कराया और काल के चित्रकारों, साहित्यकारों, इस काल के जो चित्रकार थे, दार्शनिक थे, माइकल एंजेलो और बुकासियो आदि ने हस्ताक्षर युक्त कृतियों को प्रस्तुत किया। बहुमुखी प्रतिभा का विकास क्या हुआ पुनर्जागरण, बहुत जैसे कि आप लियोनार्डो दा विंची, बहुत ही फेमस नाम है, जिनकी कृति है मोनालिसा, मुस्कुराती हुई जो आकृति है। वो एक महान चित्रकार थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक। व्यक्ति के अंदर कितनी सारी खूबियाँ। इसी प्रकार अगर हम माइकल एंजेलो की बात करें, एंजेलो की, तो वो भी
चित्रकार, मूर्तिकार थे, इंजीनियर और कवि भी थे। बहुमुखी प्रतिभा से धनी व्यक्ति महान पुनर्जागरण में विशेषता स्वरूप हुआ। साहसिक मनोभाव, जिज्ञासु प्रवृत्ति या खोजी दृष्टि, मानववाद और व्यक्तिवाद पर बल देना। मानववाद में ऐसा होता है कि मानव जाति के बारे में, मानव स्पीसीज़ के बारे में उसकी गहरी अभिरुचि, उसके बारे में जानना, रहवास के बारे में जानना, खान पीन और रहन सहन, तौर तरीके, परंपराओं आदि करना ही और जानना ही मानववाद और व्यक्तिवाद में किसी व्यक्ति विशेष की उसकी जो खूबी होती उससे उसको जानना। कोई लेखक होता है, कोई चित्रकार होता है, कोई विद्वान होता है, कोई दार्शनिक होता है, कोई महान समाज सुधारक होता है। ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाद और इसके पहले हमने बताया मानववाद, यह भी पुनर्जागरण के बाद यह पुनर्जागरण की विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता, इसके पहले पोपों के द्वारा ईसाई धर्म या रोम धर्म को थोपा जाता था। इसके बाद क्या हुआ, हमारी स्वतंत्रता, तार्किक दृष्टिकोण आदि के विचारों के माध्यम से हमने धर्मनिरपेक्ष, जो जिसकी मर्जी, अगर धर्म को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, किसी धर्म के विशेष या किसी धर्म के लेकर कोई बात नहीं होती। अब यहीं तार्किक बुद्धि व प्रयोग पर बल देखेंगे कि आपकी कोपरनिकस महान वैज्ञानिक और गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को सिद्ध कर दिया, बताया। प्रयोगों के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। पुनर्जागरण काल में आस्था की जगह बहुत जगह मानो तब जानो, इसके पहले क्या था, इसके पहले था मानो तब जानो, लेकिन जब बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ तो पहले बात यह आई कि जानो फिर मानो पर बल दिया गया। सभी तत्वों को तर्क की कसौटी पे कस दिया गया। बिना तर्क या असत्य नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। सहज और सौंदर्य की उपासना, पुनर्जागरण काल में सहज और सौंदर्य की उपासना की जाने लगी, महत्व दिया जाने लगा। इस काल में ही कला और साहित्य में भी परिलक्षित होता है कि मोनालिसा नामक एक चित्र है जो एक आम महिला नारी की आकृति है, जिसमें से उसकी मुस्कान आज भी प्रकृति की रहस्य बनी हुई है। तो इस प्रकार से रहस्यमय बनी हुई है। और मध्यम वर्गीय चेतना, तो पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली से मानी जाती है, क्योंकि वहाँ विद्वानों की भूमिका और नगर समृद्धशाली और जिसने शिक्षा, साहित्य, कला, शिक्षण संस्थानों को प्रशस्त किया या प्रश्रय दिया, स्थान दिया, प्रवास दिया। इस प्रकार से पुनर्जागरण के उद्भव में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमने यहाँ तक जाना कि पुनर्जागरण का उदय कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। तो प्राचीन काल से लेकर मानव सभ्यता से लेकर 5वीं शताब्दी तक, प्राचीन काल इसके बारे में 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, मध्यकाल इसके बाद 14वीं शताब्दी से आधुनिक काल, अब तक आधुनिक काल, जिसमें से प्राचीन काल को उन्नति काल, जिसमें प्लेटो जैसे महान वैज्ञानिकों का समय था। इसके बाद अंधकार युग, उसमें से सामंतवादी व्यवस्था, आप जानते होंगे कि राजाओं के टाइम पे कुछ सामंत होते थे जो कि उनका सबसे ज़्यादा बोलबाला होता था, कुछ क्षेत्र होते थे जो उनकी खुद की सेना होती थी। तो इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था से भी मानव को, प्रजा को परेशान किया जा रहा था। उसका भी मध्यकाल से सारी बुराइयों की शुरुआत मध्यकाल में हो गई थी, जिसका अंत करने के लिए पुनर्जागरण जैसे
शब्द फ्रांस से रेनेसा, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। ये सारी चीज़ हमने डिटेल से जानी है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और यह भी मेंशन करें कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर बनाया